Welcome back to my YouTube channel Loveways Academy. So in this lecture we will solve problem set 3. मतलब हमने अभी तक सर्कल चैप्टर के प्रैक्टिस सेट 3.5 तक सारे एग्जांपल सॉल्व कर लिए, थ्योरम्स भी सारे देख लिए। अब बचा क्या, सिर्फ प्रॉब्लम सेट 3। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। उसमें से क्वेश्चन 1 क्या है? टू सर्कल्स विथ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 3.3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली touches each other. What is the distance between their centers? तो देखो सर्कल्स कैसे टच कर सकते हैं? एक तो बाहर से या अंदर से, मतलब इंटरनली एंड एक्सटर्नली। एक्सटर्नली होंगे तो दोनों रेडियस की हमने क्या देखी थी? एडिशन। यहां शॉर्ट में लिखता हूं, एक्सटर्नली होगा तो एडिशन एंड इंटरनली होगा तो सब्सट्रैक्शन। मतलब अब देखो यहां इन्होंने स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी कि कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कहां से टच कर रहे हैं। तो इंटरनली टच कर रहे हैं या एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये प्री डिफाइंड नहीं है। तो अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स? तो दो पॉसिबिलिटीज आ सकती है। एक तो एक्सटर्नल करेंगे तो एडिशन, मतलब 5.5 प्लस 3.3 आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर, अगर वो एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे। अगर इंटरनली टच कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगा? सब्सट्रैक्शन, दैट इज 5.5 माइनस 3.3 सेंटीमीटर, मतलब 2.2 सेंटीमीटर। ऐसे दो आंसर्स आएंगे। तो यहां देखो ऑप्शन नंबर बी 8.8 सेंटीमीटर, सी 2.2 सेंटीमीटर गिवन है, पर हमें प्री डिफाइंड नहीं है कि कहां से टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली कर रहे हैं या इंटरनली कर रहे हैं। तो इसके कारण हमारे दो आंसर्स बनेंगे, 8.8 सेंटीमीटर एंड 2.2 सेंटीमीटर। तो आप टिक उसको करेंगे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 8.8 सेंटीमीटर एंड 2.2 सेंटीमीटर। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब सब प्रॉब्लम नंबर 2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर सच दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। मतलब उनका कहना क्या है? दो सर्कल्स है, अगर ये एक का सेंटर होगा तो दूसरा सर्कल इसी के ही सेंटर से जा रहा है, मतलब ये पहला सेंटर भी दूसरे सर्कल के सेंटर से जाएगा। ऐसी इन्होंने यहां कंडीशन दी है। देन इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 12। देखो अब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ये दिया है हमें 12। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ ईच सर्कल? ऑब्वियस है दोनों सर्कल्स इक्वल होंगे, और यहां क्या कंडीशन दी है उन्होंने कि दोनों सर्कल के सेंटर्स, एक सेंटर के सर्कल से ही दूसरा सर्कल पास हो रहा है, मतलब ऐसे। देखो इस सर्कल के लिए इस सेंटर से ये पहला वाला सर्कल पास हो रहा है एंड पहले वाले सेंटर से दूसरा सर्कल पास हो रहा है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू ये भी गिवन हमें, दैट इज 12। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स 12 है तो ऑब्वियसली उनकी रेडियस भी क्या हो जाएगी? देखो सेंटर से सर्कल के पॉइंट की तरफ इतना डिस्टेंस क्या दिया है उन्होंने? 12, वो पहले से ही गिवन है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 12 सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लो। थर्ड क्वेश्चन, अ सर्कल टचेस ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम सो द पैरेललोग्राम मस्ट बी अ। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनता है। तो देखो सर्कल टचेस ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब अभी तक हमने क्या देखा था? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसमें क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स, चारों वर्टेक्स पॉइंट्स सर्कल को टच कर रहे थे। पर यहां क्या है? थोड़ा सा कंडीशन उल्टा है। यहां पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का क्या होता है? देखो पैरेललोग्राम होता है कुछ इस तरह का। उन्होंने कंडीशन क्या दी है? सर्कल पैरेललोग्राम के इंटरनल पॉइंट इंटरनली टच करता है, पैरेललोग्राम के हर एक साइड को टच कर रहा है। इंटरनल नहीं दिया, पर आपको समझना पड़ेगा कि यहां सर्कल इंटरनली पैरेललोग्राम के हर एक साइड को टच करेगा। तो वो पैरेललोग्राम क्या कहलाएगा? तो देखो रेक्टेंगल ऑब्वियसली नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर हम सर्कल बना देंगे तो ये साइड्स नहीं टच करेंगी। देन स्क्वायर भी नहीं बना सकते, क्योंकि पैरेललोग्राम का शेप जो होता है वो स्क्वायर की तरह नहीं होता है। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल वो भी हमारे कैंसिल हो गए। देन ट्रेपेजियम कैसा होता है? ट्रेपेजियम ऐसा होता है, वो तो ऑब्वियसली आएगा ही नहीं। तो देखो ऐसा मैंने सर्कल बना दिया तो नहीं बनेगा। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या आ जाएगा? रोम्बस। रोम्बस कैसा होता है? तो ऐसा होता है कुछ कुछ काइट की तरह। अगर मैं सर्कल बना दूं तो ऐसा कुछ सर्कल आ जाएगा उसमें। देन मतलब अगर सर्कल पैरेललोग्राम के हर एक साइड को टच कर रहा है
तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस भी हो सकता है, कुछ इस तरह से। अच्छी फिगर नहीं है, फिर भी आप समझ सकते हो कि इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नोट डाउन कर लो, फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, थर्ड का भी बी। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, एक सर्कल है, एक टेंजेंट सेगमेंट है, फ्रॉम अ पॉइंट द सेंटर ऑफ टू द सेंटर ऑफ सर्कल, उसका डिस्टेंस कितना है 12.5 सेंटीमीटर, एंड टेंजेंट का लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन अच्छे से देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया सपोज ए ओ बी लिखता हूं इसको, तो फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस 12.5 सेंटीमीटर। तो देखो एक पॉइंट से 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब उस पॉइंट से सेंटर ऑफ सर्कल 12.5 सेंटीमीटर है, एंड ईच 12 सेंटीमीटर मतलब टेंजेंट की लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो देखो हमने टेंजेंट थ्योरम में क्या पढ़ा था, रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, एंड हमें यहां फाइंड आउट करना है डायमीटर, मतलब अगर रेडियस पता होगी तो उससे दुगना क्या हो जाएगी, हमारी डायमीटर हो जाएगी। तो देखो ये क्या बनेगा हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी ए हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या बनेगा, 12.5 स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें रेडियस पता नहीं है। तो अगर एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 12.5 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, इसका कैलकुलेशन कर दो। एक्स की वैल्यू अगर हम एक वैल्यू आएगी हमारी तो उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमें पूरी वैल्यू की स्क्वायर रूट, मतलब ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन कर लो, वो क्या बनेगा 3.5। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये कैलकुलेशन कर लो। तो एक्स की वैल्यू आई हमारी 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर 3.5 रेडियस आ रहा है तो हमारा डायमीटर क्या हो जाएगा, उससे दुगना, मतलब 3.5 इंटू 2 दैट विल बी 7 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो क्या यूज किया हमने, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ोगे आपको वही आधा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या बचा, सिर्फ कैलकुलेशन। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हमारा, उसी से उसके हिसाब से हमने रेडियस कैलकुलेट की, और डायमीटर रेडियस की दुगनी होती है, मतलब वो यूज करके हमारा आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। देन इफ द रेडियस, इफ टू सर्कल्स आर, प्रॉब्लम नंबर 5, if two circles are touching externally how many common tangents of them can be drawn। तो देखो यहां क्या दिया है, टू सर्कल्स गिवन है, क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मैंने वो भी बना दिए। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कॉमन टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो यहां एक बन गई, यहां एक बन गई, ये बने दो टेंजेंट्स, और यहां एक बनेगी, मतलब 1 2 और 3, नाम भी देता हूं LMN। तो मैंने दो सर्कल्स अगर एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो कितने कॉमन टेंजेंट्स हम निकाल सकते हैं, 3 कॉमन टेंजेंट्स निकाल सकते हैं। तो फिफ्थ का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन। तो देखते हैं सिक्स्थ MCQ क्या दिया है, एंगल ACB इज इंस्क्राइब्ड इन RACB ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इफ एंगल ACB is 65 डिग्रीज, फाइंड RACB। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, ये थोड़ा घुमा देने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, कौन सा, एंगल ACB, उसका मेजर क्या है 65 विद सेंटर O। देखो गड़बड़ाना नहीं है, अगर हम सेंटर से एक एंगल बना देते हैं, अगर ये 65 हो जाएगा तो मेजर आर्क, ये इंटरसेप्ट होने वाला आर्क जो बनेगा वो भी 65 आएगा। ये किसके लिए होता है, सेंट्रल एंगल के लिए, पर यहां कौन सा है हमारा, इंस्क्राइब्ड एंगल। तो इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए क्या देखा था हमने, इंस्क्राइब्ड एंगल इज
हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, मतलब ये। तो देखो ये बनेगा हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल, और ये इंस्क्राइब्ड एंगल जिस आर्क को इंटरसेप्ट करता है वो क्या होता है, इंटरसेप्टेड आर्क। मतलब इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा बनेगा यहाँ, ए बी। तो एंगल ए सी बी इज हाफ ऑफ मेजर आर्क ए बी। ये हमने पढ़ा था इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में, उसके हिसाब से हमने फॉर्मूला लिख दिया। देन वैल्यूज पुट डाउन कर देंगे। ए सी बी की वैल्यू क्या है, 64। ये 2 डिवीजन में, यहां आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, इज इक्वल टू मेजर आर्क ए बी। तो देखो मेजर आर्क ए बी क्या बनेगा हमारा, 65 इंटू 2, 65 इंटू 2 क्या बनेगा, 130। ये किसका बना हमारा, 130 मेजर आर्क ए बी का। पर हमें पूछा क्या गया है, मेजर आर्क ए सी बी चाहिए हमें। मतलब देखो सर्कल में 2 आर्क्स बन जाएंगे, किसके वजह से, इंस्क्राइब्ड एंगल्स की वजह से। ये माइनर आर्क बनेगा और ये मेजर आर्क बनेगा, माइनर आर्क ए बी, मेजर आर्क ए सी बी। पर हमने क्या पढ़ा है, सम ऑफ ऑल आर्क्स ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो मतलब अगर मुझे मेजर आर्क ए सी बी की वैल्यू चाहिए होगी तो मैं क्या करूंगा, पूरे सर्कल का मेजर कितना होता है 360, माइनस ए बी करूंगा तो मुझे ए सी बी मिलेगा, मतलब 360 माइनस 130। अगर 360 माइनस 130 कर दूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी 230 डिग्रीज। और ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा हमें, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो आपका आधा प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, कैलकुलेशन। तो एमसीक्यू में वही दिक्कत आती है बच्चों को, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा आपका ये भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी, 5th का सी, 4th का सी। तो सॉल्व करते हैं 7th एमसीक्यू। क्या दिया है, chord AB and CD of a circle intersects inside the circle at point E। मतलब क्या हो जाएगा, एक सर्कल गिवन है, उसमें 2 कॉर्ड्स है जो कि इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, सर्कल के इंटीरियर पोजीशन में, एंड एट पॉइंट E, मतलब A B C D। तो गिवन क्या है, AE इज इक्वल टू 5.6, EB इज इक्वल टू 10, CE इज इक्वल टू 8। तो ED पूछा है हमें। तो हमने इंटरनल कॉर्ड्स का इंटरनल डिवीजन थ्योरम से क्या देखा था, ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, AE इंटू EB इज इक्वल टू CE इंटू AD कर देंगे वैसे ही, AE इंटू EB इज इक्वल टू CE इंटू ED। तो वैल्यूज पुट डाउन कर देंगे। AE एंड EB की वैल्यू पता है हमें, दैट इज 5.6 एंड 10 इज इक्वल टू, CE की वैल्यू भी पता है 8 इंटू ED। तो ED इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ED इज इक्वल टू, ये 8 मल्टीप्लीकेशन में यहां जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो मतलब 5.6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 8। तो यहां कैसे कर सकते हैं, सिंपल वे बता देता हूं, क्या से कहां से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, तो 4, यहां 5, और एक बार तो यहां क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1, और ये 1.4 तो 1.4 इंटू 5 ये बनेगा 7.0, मतलब कि 7 इज द लेंथ ऑफ ED। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। कैलकुलेशन सिर्फ अच्छे से करो, तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो वहां। क्वेश्चन नंबर 8, मतलब एमसीक्यू नंबर 8, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल A इज थ्राइस द मेजर ऑफ एंगल C, देन फाइंड द मेजर ऑफ C। तो देखो हमने क्वाड्रिलेटरल किसके लिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या देखा था, अगर ये A B C D बनेगा तो opposite angles in a cyclic quadrilateral are supplementary। मतलब एंगल A प्लस एंगल C is equal to 180 degrees। Sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary। बन गए हमारे। कंडीशन क्या गिवन है हमारी, twice the major angle A, मतलब twice the major angle A is equal to thrice the major angle C। मतलब A की वैल्यू, सॉरी, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, C कैलकुलेट करना है।
तो देखो ए के लिए देखते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3/2 एंगल सी। तो सिर्फ हमने ये सब्स्टिट्यूशन यहां कर देना है, एंगल ए की जगह क्या डालना है आपको 3/2 एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक लिख लो। देन देखो 3/2c प्लस 1c मतलब 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, इसका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5/2। तो यही बनेगा यहां भी 5/2 एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू क्या बनेगा 180 इंटू 2/5। तो 2 डिवीजन में, मल्टीप्लीकेशन में, और यहाँ न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में चला गया। तो देखो इसका कैलकुलेशन क्या बनेगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 36 इंटू 2 वो बनेगा 72, 36 इंटू 2 72, मतलब एंगल C बनेगा हमारा 72 डिग्रीज। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी आएगा हमारा आंसर। सॉरी, तो 9th MCQ क्या है, पॉइंट ए बी सी आर ऑन अ सर्कल सच दैट मेजर आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर आर्क बी सी। नो पॉइंट एक्सपेक्ट पॉइंट बी इज अ कॉमन टू द आर्क। तो देखो अब दिया क्या है हमें, एक सर्कल है, अच्छा निकालता हूं थोड़ा। तो देखो एक सर्कल गिवन है, उसमें 3 पॉइंट्स है ए बी एंड सी। उसमें भी ए बी इज इक्वल टू बी सी, आर्क ए बी इज इक्वल टू बी सी, मतलब ऐसे ही साइक्लिक आएंगे तो हम इसमें एक लाइन बना देंगे इस तीनों पॉइंट में, तो एक ट्रायंगल बनेगा। तो विच इज द टाइप ऑफ दिस ट्रायंगल एबीसी। इसमें देखो अब दोनों आर्क में कॉमन पॉइंट क्या बन रहा है, पॉइंट बी, और कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। नो पॉइंट एक्सपेक्ट पॉइंट बी, मतलब ए बी एंड बी सी आर्क में सिर्फ बी पॉइंट कॉमन बन रहा है। एंड उसकी भी मेजर देख लो, क्या दिया है हमें, एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा रहेगा मेरा, हाँ यहाँ 120 दिया है, तो भी मैं सोचू गलत क्यों आ रहा है। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 120, मतलब मेजर आर्क ए बी क्या है 120, बी सी क्या है 120, एंड हमें क्या पता है, सम ऑफ ऑल आर्क्स ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्रीज। अब हमें ए सी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 360 माइनस ए बी सी। तो ए बी सी की मेजर क्या बनेगी, मेजर आर्क ए बी सी 120 प्लस 120 मतलब माइनस 240 डिग्रीज। तो हमें ए सी की वैल्यू मिलेगी। तो ए सी क्या बनेगा हमारा 360 माइनस 240 120, मतलब हमारा मेजर आर्क ए सी भी क्या निकल के आया 120 डिग्री सेल्सियस। अगर ये तीनों आर्क सेम आ रहा है तो ये तीनों पॉइंट इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। तो देखो अब यहां अगर ये आर्क 120 बनेगा तो इसका इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा बनेगा, ए सी बी, तो ये इसका क्या होता है हाफ। सिमिलरली 120 का हाफ ये भी बनेगा, 120 का हाफ ये भी बनेगा, मतलब तीनों एंगल्स की समेशन इन अ ट्रायंगल, तीनों एंगल्स की समेशन 180 आ रही है विथ द एंगल्स आर सिमिलर, दैट इज 60 60 60, मतलब आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो नोट डाउन कर लो, 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए 7, 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी दैट इज 72, 9 का ऑप्शन आंसर ऑप्शन नंबर ए दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो 10th MCQ लास्ट MCQ पढ़ते हैं, हमारा क्या दिया है, sec xy is the diameter of circle, point y lies in the interior part, how many of following statements are true। मैं सारे स्टेटमेंट नहीं पढ़ूंगा, पहले आपको एग्जांपल बता देता हूं। तो देखो हमें सर्कल क्या दिया है एंड उसकी डायमीटर कितनी दी है एक्स वाई, ये बन गया हमारा सर्कल, एंड उसकी डायमीटर दी है एक्स वाई, सॉरी एक्स क्या दिया है एक्स जेड उसकी डायमीटर है। देन y is a point which lies in the interior of circle। इंटीरियर ऑफ सर्कल मतलब सर्कल के इंटीरियर में लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहा। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा होगा तो वो क्या बनेगा हमारा करोलरीज ऑफ
इंस्क्राइब्ड एंगल करोलरी में हमने देखा था कि अगर सेमी सर्कल के अंदर हम एंगल बना देंगे तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनेगा। पर यहां क्या हो जाएगा कि y पॉइंट इंटीरियर पॉइंट में बना है, तो अगर हम ये दोनों ज्वाइंट कर देंगे तो आप मेजर करके देख लो, ये आपका आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। मतलब एंगल आपका एक्स वाई जेड इज ऑब्ट्यूज एंगल। यही स्टेटमेंट आपका सिर्फ करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन देखो क्या दिया है, एंगल एक्स वाई जेड इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो वही हमारा ट्रू आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3। मतलब ओनली थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा वही ट्रू आएगा। किसके लिए, गिवन प्रॉब्लम के लिए। तो नोट डाउन दिस। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है, लाइन एल टचेस द सर्कल विथ सेंटर ओ एट पॉइंट पी। लाइन एल सर्कल विथ सेंटर ओ को टच कर रही है एट पॉइंट पी पे। देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। मतलब ओपी क्या बनेगा हमारा 9 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो सेंटर से सर्कल के ऊपर ये टच कर रही है, मतलब ऑब्वियसली ये क्या बनेगी, रेडियस। तो ये बन रही है हमारी 9 सेंटीमीटर। आंसर द फॉलोइंग। 1 में क्या पूछा है हमें, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ ओपी। डिस्टेंस ऑफ ओपी तो देखो 1, डिस्टेंस ऑफ ओपी इज इक्वल टू, देखो सेंटर से P पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, ऑब्वियसली सर्कल पे। मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन सर्कल वो क्या होता है, रेडियस। मतलब ये भी क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी जो बताया, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल टू द पॉइंट ऑन सर्कल इज 9 सेंटीमीटर एंड पॉइंट P लाइज ऑन अ सर्कल। ये आपको यहां लिखना पड़ेगा, ये आप होमवर्क में लिख लो। मैं सिर्फ आपको लॉजिक बताते चलता हूं क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तकरीबन 25 प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम सेट में। तो आप वो वाला हिस्सा पार्ट कंप्लीट कर दो। सेंटेंस में यहां लिख देना, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड पॉइंट ऑन अ सर्कल इज रेडियस एंड P point lies on a circle. So the distance between point O and P is 9 centimeter. Then क्या दिया है, if distance of OQ is equal to 8 centimeter, where does the point Q lies? तो देखो distance OQ is equal to क्या दिया है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर is less than हमारा distance OP, that is 9 सेंटीमीटर। मतलब 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली रेडियस से कम हो जाएगा। रेडियस से कम हो जाएगा मतलब ये पॉइंट मतलब पॉइंट क्यू सर्कल के इंटीरियर पॉइंट में ही लाई करेगा। तो यहां लिखेंगे पॉइंट क्यू लाइज इन इंटीरियर पार्ट। थर्ड सब क्वेश्चन क्या है इसका, इफ डिस्टेंस ओ आर। मतलब देखो यहां जो डॉटेड लाइंस है वो मैंने बाद में इन कंस्ट्रक्शन बनाई है, तो ये आप लिख सकते हैं। मैंने क्या क्या ड्रॉ किया, ड्रॉ ओ आर ओ पी एंड ओ आर डैश। तो देखो ओ आर डैश का भी मतलब बताता हूं क्यों किया मैंने। तो डिस्टेंस बिटवीन ओ आर इज 15 सेंटीमीटर। मतलब ये डिस्टेंस हमें पता है 15 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लोकेशंस of point R are lying on line L। मतलब R के ऐसे कितने लोकेशन होंगे जो कि लाइन L पे लोकेट कर रहे होंगे जिनका डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर ही आएगा। तो देखो 15 सेंटीमीटर OR P पॉइंट से यहां कुछ तो भी स्पेसिफिक डिस्टेंस से बना रहेगा। वही स्पेसिफिक डिस्टेंस अगर हम इस साइड पकड़ लेंगे तो R डैश पॉइंट बना देंगे। तो R डैश पॉइंट सिमिलरली O से उतने ही डिस्टेंस पे होगा। तो पहले हम आर पी का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो हमने बाय टेंजेंट थ्योरम क्या पढ़ा था, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ट्रायंगल ओ पी आर क्या बन जाएगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओ पी आर इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो क्या यूज करेंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम।
शॉर्ट में लिखता हूं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज OR स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो OR की लेंथ पता है हमें 15, उसका हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू OP भी पता है रेडियस, वो क्या थी हमारी 9 सेंटीमीटर, प्लस PR फाइंड आउट करना है। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 स्क्वायर 225 माइनस 9 स्क्वायर 81। तो 225 माइनस 81 क्या बनेगा 144। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो स्क्वायर रूट कर देंगे, PR क्या आ जाएगा हमारा 12, मतलब PR की वैल्यू मिली हमें 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, हाँ यूनिट भी दिया यहाँ। तो PR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो PR डैश की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, मतलब R पॉइंट लाइन L पे दो जगह पे लाई करता है, कहां PR यहां लेफ्ट साइड पे एंड PR डैश यहां पे, कितने डिस्टेंस पे 12 सेंटीमीटर पे। तो नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इन फिगर M is the center of circle, M is the center of circle and sec KL is a tangent segment। जो KL है हमारी वो tangent segment है। देन आगे क्या दिया है, इफ MK is equal to 12, MK की लेंथ पता है 12, LK की लेंथ 6√3, देन फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब ML फाइंड आउट करना है। देन मेजर एंगल K एंड एंगल M। तो हमें K एंड एंगल M ये मेजर करने। तो देखो पहली बात तो ये कि हमने पढ़ा था अगर रेडियस टेंजेंट को टच कर रही होगी तो बाय टेंजेंट थ्योरम वो क्या हो जाता है परपेंडिकुलर हो जाते हैं एक दूसरे से। तो इन ट्राइंगल MLK, देखो MLK में मैंने अभी क्या बताया, रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है, मतलब एंगल MLK इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। लिख दो यहां टेंजेंट थ्योरम। देन टेंजेंट थ्योरम हो जाएगा तो ये राइट एंगल आया जाएगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। इन ट्राइंगल लिखता हूं डायरेक्टली MLK इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। शॉर्ट में लिखता हूं थोड़ा। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो सिंपल है, हम क्या यूज करेंगे, ये साइड पता है, हाइपोटेनियस पता है, दूसरी साइड पता है, तो तीसरी साइड फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा MK स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज MK स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग टू स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब KL स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर। तो MK स्क्वायर क्या बनेगा 12 का स्क्वायर, KL स्क्वायर क्या बनेगा 6√3 का स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर 144, ये यहां माइनस आ जाएगा, तो देखो रूट इसका स्क्वायर चाहिए, मतलब क्या आ जाएगा √3, 6√3 इंटू 6√3। अब रूट के बाहर कौन से 6, तो 6 इंटू 6 36, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा √3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। तो 36 इंटू 9 ये क्या बनेगा 108। तो इज इक्वल टू ML स्क्वायर। तो 144 माइनस 108, तो उसका कैलकुलेशन क्या बनेगा 36 इज इक्वल टू ML स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ML इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, मतलब हमें रेडियस ऑफ सर्कल मिल गया 6। तो नोट डाउन कर लो फर्स्ट का आंसर, यहां लिखो रेडियस ऑफ सर्कल, आप ही लिखो होमवर्क में। तो चलो ML आ गया हमारा 6, रेडियस ऑफ सर्कल मिल गया हमें 6। देन अब क्या कैलकुलेट करना है, एंगल M एंड एंगल K। तो एक चीज नोटिस कर लो कि हाइपोटेनियस 12 आ रहा है एंड एक साइड उसकी ट्राइंगल की 6 आ रही है, मतलब 6 क्या है 12 का हाफ है, मतलब हाफ कहां होता है 30, 60, 90 में देखा था। तो
इन ट्रायंगल एम एल के, एंगल एम एल के इज इक्वल टू हमने पहले ही फाइंड आउट किया है, वो क्या था 90 डिग्रीज। तो देखो एम एल इज हाफ ऑफ एम के, वो कंडीशन कब बनती है हमारी 30, 60, 90 डिग्री के ट्रायंगल के लिए, जो कि हमने पाइथागोरस थ्योरम में देखा था। तो एंगल साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है, हाफ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूस। मतलब एम एल क्या बनेगा हमारा, हाफ ऑफ एम के, दैट इज एम एल साइड किस एंगल के अपोजिट है, एंगल के की। मतलब एंगल के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो देखो एम एल क्या है 6, जो कि है हाफ ऑफ एम के, मतलब 12, हाफ कर दो 6 आ जाएगा। मतलब कि हमारी एंगल के क्या बनेगी, एंगल के बनेगा हमारा 30 डिग्रीज। तो क्या क्या पता है हमें, एम एल के पता है दैट इज 90 डिग्री, ये क्या बना हमारा 30 डिग्री, और रिमेनिंग क्या बनेगा ऑब्वियसली 60 डिग्री, क्योंकि 30, 60, 90 कैलकुलेशन कर दोगे तो आपको 180 मिलेगा। फिर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, एम एल के प्लस एंगल एल के एम प्लस एंगल के एम एल इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसका रीजन लिख दो, ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। तो एम एल के क्या है हमारे पास 90 डिग्रीज प्लस एल के एम वो हमने कैलकुलेट किया दैट इज 30 डिग्री, एंड के एम एल जो कि हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 90 प्लस 30 क्या बनेगा 120 डिग्रीज। डायरेक्टली कैलकुलेशन करता हूं, एंगल के एम एल इज इक्वल टू 180, 120 प्लस है यहां जाएगा तो माइनस 120। तो देखो के एम एल इज इक्वल टू क्या बनेगा 60 डिग्री। मतलब हमारा एंगल के बना 30 डिग्री एंड एंगल एम बना हमारा 60 डिग्रीज। तो नोट डाउन दिस, रेडियस 6, रुको 1 मिनट देखता हूं सेंटीमीटर यूनिट दिया है क्या नहीं। तो नहीं, यूनिट नहीं दिया, सिर्फ लिखो रेडियस इज इक्वल टू 6, एंगल के इज इक्वल टू 30 एंड एंगल एम इज इक्वल टू 60। नोट डाउन दिस। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं इन फिगर O is the center of circle, AB and AC are tangent segment, radius of circle is R, मतलब OB and OC जो कि हमारी रेडियस बन रही थी वो R and R, length AB is R, length AB is R, prove क्या करना है, quadrilateral ABOC, ये quadrilateral क्या है स्क्वायर है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो एक चीज कि सर्कल में 2 टेंजेंट सेगमेंट टच कर रहे हैं एट पॉइंट बी एंड सी, और रेडियस क्या दी है हमें गिवन। तो लिखता है पहले तो गिवन इन सर्कल OB इज इक्वल टू OC, दोनों रेडियस है मतलब दोनों सेम होने वाले, इज इक्वल टू वो भी क्या दिया है हमें R, तो OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R। देन अगेन एक कंडीशन दी है, लेंथ AB इज इक्वल टू क्या दिया है हमें R। तो देखो AB R हो जाएगा मतलब AC भी R हो जाएगा। तो लेंथ हम टोटल क्या लिख सकते हैं इसका, OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AC। देखो OB OC हमारे दो पहले ही इक्वल बन रहे थे, क्यों, क्योंकि वो दोनों सर्कल के रेडियस है। देन AB भी हमारा क्या दिया था R, जो कि इक्वल होगा रेडियस से, मतलब AB OB OC एंड AC ये दोनों, ये चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे से, और वो क्या बनेंगे R। मतलब जितनी सर्कल की रेडियस होगी उतने ही टेंजेंट सेगमेंट की AB एंड AC की लेंथ बनेगी। तो ऐसा हो जाने के बाद हम क्या बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABOC इज अ रोम्बस। तो लिखता हूं यहां क्वाड्रिलेटरल ACOB इज रोम्बस। तो देखो रोम्बस में क्या होता है कि चारों साइड्स इक्वल होती है,
और रोम्बस का एक एंगल अगर 90 आ जाए तो वो स्क्वायर बन जाता है। तो देखो स्क्वायर कैसे बनेगा, ऐसे स्क्वायर के चारों साइड इक्वल एंड यहां तो दो एंगल्स हमारे 90 डिग्रीज बनेंगे, क्योंकि देखो टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से क्या बनेगा, OB इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट AB, OC इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट AC। मतलब मैं यहां क्या लिख सकता हूं, एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। बाय विच थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। एक मिनट, टेंजेंट थ्योरम। तो अगर ये दोनों 90 बन जाएंगे तो ये रोम्बस क्या बनेगा, स्क्वायर। सो एंगल यहां लिखते हैं, इफ वन एंगल इन अ रोम्बस इज राइट एंगल, देन ऑब्वियसली वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देन दैट रोम्बस विल बी अ स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था कि क्वाड्रिलेटरल ACOB हमारा स्क्वायर है। अगर ये पहले क्या बन रहा था हमारा, रोम्बस, क्योंकि चारों साइड इसकी कॉमन थी। चारों साइड इक्वल हो जाने के बाद ये किस तरह का बन जाएगा, रोम्बस की तरह बन जाएगा। उसी रोम्बस में हमने क्या प्रूव किया कि दो इसके एंगल तो 90 डिग्रीज बन रहा है, मतलब वही रोम्बस हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर, जिसके चारों साइड इक्वल है। एंड दो अगर 90 बन जाएंगे तो बाकी के दो भी 90 बन जाएंगे, मतलब ये स्क्वायर बन जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल ACOB इज अ स्क्वायर। नोट डाउन दिस। सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, इन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एक हमें स्पेसिफिकेशन पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसे से ही हम सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आगे पढ़ता हूं, इज अ पैरेललोग्राम, इट circumscribes the circle with center T। मतलब पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल बन रहा है हमारा with center T, point EFGH are touching point, EFGH are touching point in between circle and that parallelogram। then हमें क्या दिया है आगे, AE is equal to 4.5, EB is equal to 5.5, then find AD। तो AD फाइंड आउट करना है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में सिर्फ बड़ा लग रहा है आपको, फिर भी बहुत सिंपल है। आपको एक बता दूं कि अगर AE 4.5 बन रहा है तो AH भी क्या बनेगा हमारा 4.5। किसके हिसाब से, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से, जहां के हमने देखा था कि अगर एक पॉइंट से टेंजेंट, दो टेंजेंट्स हम सर्कल को टचिंग ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों टेंजेंट्स, अगर ये 10 होगी तो ये भी 10 हो जाएगी। ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होती है। तो उसी के हिसाब से अगर ये सर्कल A पॉइंट से दो टेंजेंट बना दूंगा पॉइंट E एंड पॉइंट H की तरफ, तो वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। मतलब AE इज इक्वल टू AH। अगेन अब देखो EB इज इक्वल टू BF हो जाएगा, मतलब ये भी हमारा बनेगा 5.5। तो देखो अभी तक हमें AH मिल गया, HD मिल जाएगा तो पूरा हम AD कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम ये और ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। पता नहीं है इसलिए मैं इसको x दे दूंगा, एंड ये भी पता नहीं है इसलिए मैं उसको y दे दूंगा। बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। सिमिलरली ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे, मतलब CG एंड CF। तो पहले तो लिखना पड़ेगा कौन सी चीजें कॉन्ग्रुएंट है। तो लिखते हैं गिवन AE इज इक्वल टू 4.5, EB इज इक्वल टू 5.5। देन तो इसी से ही लिखते हैं AE इज इक्वल टू AH इज इक्वल टू 4.5। अगेन EB इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू 5.5। इसका और दो चीजें लिखता हूं, फिर बाद में उसको बताएंगे कि बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो DH इज इक्वल टू DG
डी एच इज इक्वल टू डी जी इज इक्वल टू एक्स। सेम सी जी एंड सी एफ के लिए सी जी इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू वाई। इन चारों का रीजन क्या लिखेंगे हम? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो इस हिसाब से ये एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट बनेंगी। तो देखो अब हमें क्या पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये लिख सकता हूं मैं। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, इसका रीजन लिख दो कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिखता हूं पैरेललोग्राम। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी किससे बनता है? ए ई प्लस ई बी, मतलब ए ई प्लस ई बी इज इक्वल टू सी डी किससे बन रहा है? देखो सी डी सी जी प्लस जी डी। तो देखो वैल्यूज पुट डाउन कर देंगे। 4.5 प्लस 5.5 इज इक्वल टू सी जी क्या है हमारा? y, जी डी क्या है? x, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? 10। तो इसको ले दो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब देखो ए बी एंड सी डी इक्वल दिखा दिया। अब कौन सी साइड बची हमारी? बी सी एंड ए डी। तो लिखते हैं बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? बी सी इज इक्वल टू ए डी। बी सी साइड किससे बन रही है? बी एफ प्लस एफ सी। तो लिखता हूं बी एफ प्लस एफ सी इज इक्वल टू ए डी क्या हो जाएगा? ए एच प्लस एच डी, ए एच प्लस एच डी। तो देखो वैल्यूज पुट डाउन कर देंगे। बी एफ की वैल्यू क्या है? 5.5 प्लस एफ सी की वैल्यू y, ए एच की वैल्यू 4.5 प्लस एच डी की वैल्यू x। देन अगर मैं y उस तरफ ले जाऊंगा एंड ये इस तरफ, तो देखो क्या हो जाएगा? 5.5 माइनस 4.5 इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो पूरा x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1। तो इसको ले दो इक्वेशन नंबर 2। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दे दो इसको इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें x एंड y की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ऐड 1 एंड 2, अगर 1 एंड 2 ऐड कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई is equal to 10 and second equation x minus y is equal to 1. तो y and minus y will get cancelled, x plus x 2x, सीधा निकलता हूँ थोड़ा, 2x, ये plus y minus y will be 0, 2x is equal to 11, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11/2, मतलब x is equal to 5.5। तो मुझे x मिल गया 5.5, मतलब डी एच क्या मिलेगा? 5.5। तो ए डी क्या? ए डी किससे बनता है? ए एच प्लस एच डी। तो मेरे पास दोनों वैल्यूज है, तो लिखता हूं ए डी इज इक्वल टू ए एच प्लस एच डी। उसका रीजन क्या है? वो तीनों एक ही लाइन पे लाई करते, ए डैश एच डैश डी। देखता हूं स्क्रीन पे आ रहा है क्या? रुको एक मिनट। ए डी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? ए एच प्लस एच डी। रीजन क्या है? ए एच डैश डी, ए डैश एच डैश डी, मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ए डी इज इक्वल टू ए एच क्या है हमारे पास पहले से 4.5, एच डी हमें अभी कैलकुलेट किया दैट इज 5.5। तो ए डी क्या बनेगा हमारा? 10, जो कि हमें कैलकुलेट करना था। तो नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एडी इज इक्वल टू 10। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर विथ सर्कल, इन फिगर सर्कल विथ सेंटर m, सर्कल विथ सेंटर m टचेस द सर्कल विथ सेंटर n, मतलब एक बड़ा सर्कल दूसरे छोटे सर्कल को टच कर रहा है, जो कि दूसरे छोटे सर्कल का सेंटर क्या है? n, एंड वो दोनों पॉइंट टी पे टच कर रहा है, मतलब इंटरनली दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं।
द रेडियस आर एम टचेस द स्मॉलर सर्कल एट एस। रेडियस आर एम टचेस द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट एस। द रेडियस ऑफ सर्कल्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्वियसली बड़े सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, आर एम 9 सेंटीमीटर। आर एम इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड हमारे छोटे सर्कल की रेडियस क्या बनेगी, दैट इज एन टी और एन एस। लिखता हूं एन एस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो देखो अगेन आगे क्या दिया है, फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, हेंस फाइंड द रेशियो ऑफ एम एस इज टू एस आर। मतलब एम एस इज टू एस आर फाइंड आउट करना है। उससे आगे और 3 हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ सेक एम टी। तो देखो पहले एम टी फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ एम एन, एम एन फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एन एस एम, एन एस एम। मतलब कौन सा वाला, एन एस एम, ये जो मैंने बनाया। तो देखो फर्स्ट, और हमें ये भी चाहिए ना, फोर्थ लिखता हूं छोटा सा क्वेश्चन कि एम एस इज टू क्या चाहिए, एस आर। ये भी कैलकुलेट करना है हमें। तो देखो अब क्या क्या कैलकुलेट करना है, एम टी कैलकुलेट करेंगे पहले, एम टी। तो अगर मैं यहां देखो सर्कल, आपको टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना फिगर गिवन है, बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल एंड आर एम, इतना ही गिवन है। आपको ड्रॉ क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ टी एम एंड एन एस। ये पहले लिख दो, ड्रॉ टी एम एंड एन एस। ये ड्रॉ करने के बाद देखो ये दोनों भी क्या बन जाएंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। तो एम टी इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू, रीजन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल। एक ही सर्कल के 2 रेडियस सेम ही बनेंगे। मतलब आर एम की वैल्यू अगर 9 हो जाएगी तो एम टी भी क्या बनेगा हमारा, 9 सेंटीमीटर। तो नोट डाउन दिस, एम टी आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर। देन सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, एम टी होगा, एम एन फाइंड आउट करना है, एम एन फाइंड आउट करना है। तो देखो एक चीज कि एन इज द सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड स्मॉलर सर्कल की रेडियस क्या है, मतलब एन एस क्या दिया है हमें, 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर ये 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा तो टीएन भी क्या हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि टीएन भी हमारा रेडियस बन रहा है। तो लिखता हूं इन स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल में एन एस इज इक्वल टू एन टी, एन एस इज इक्वल टू एन टी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। उसका भी सेम रेडियस ऑफ सर्कल, रेडिया ऑफ सर्कल। मतलब एन टी एंड एन एस, एन टी एंड एन एस दोनों सेम हो गए, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। हमें एम टी की वैल्यू पता है जो कि कैलकुलेट की थी 9 सेंटीमीटर, और एम टी किससे बनता है, एम एन एंड एन टी के से। तो हमें फाइंड आउट एन टी करना है। एन टी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम टी माइनस एन टी। तो हमें एन टी पता है तो एम एन कैलकुलेट करेंगे। तो एम एन इज इक्वल टू क्या है, सॉरी एम टी इज इक्वल टू लिखता हूं, एम टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, एम एन प्लस एन टी, एम एन प्लस एन टी। तो देखो एम एन की वैल्यू पता है क्या, नहीं हमें एम टी की वैल्यू पता है, दैट इज 9। उसका रीजन लिख दो, एम डैश एन डैश टी। तो एम टी पता है हमें, दैट इज 9, एम एन नहीं पता जो कि फाइंड आउट करना है, प्लस एन टी पता है, दैट इज 2.5। तो एम एन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2.5। तो एम एन की वैल्यू मिलेगी हमें 6.5 सेंटीमीटर। लिख दो यूनिट, एम एन विल बी 6.5 सेंटीमीटर। तो एम एन की वैल्यू मिल गई 6.5 सेंटीमीटर। क्या क्या, सिर्फ हमने बड़े की रेडियस पता थी एम टी की 9, छोटे की पता थी 2.5। तो ये हमने लाइन, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, एम एन इज इक्वल टू एम टी माइनस एन टी, इतने का कैलकुलेशन कर दिया, हमारा एम एन आ गया। तो एम एन इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। देन अब थर्ड क्या फाइंड आउट करना है हमें, एंगल एन एस एम।
तो देखो बड़े सर्कल की रेडियस छोटे सर्कल की क्या बन जाएगी, टेंजेंट। मतलब रेडियस ऑफ बिगर सर्कल will be tangent for smaller circle। मतलब जो आरएम, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल क्या है, आरएम, सेग आरएम छोटे सर्कल का क्या बन जाएगा, टेंजेंट। एंड टेंजेंट रेडियस को क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो कि हमने देखा था टेंजेंट थ्योरम में। मतलब सेग ns will be perpendicular to seg rm। इसका रीजन क्या बनेगा, टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम से ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। मतलब हमारा एंगल NSM क्या आ जाएगा, 90 डिग्रीज। NSM इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो नोट डाउन दिस थर्ड का आंसर। एंड जो फाइनल क्वेश्चन था हमारा MS इज टू SR हमें फाइंड आउट करना था, इज इट इज टू SR। तो MS इज टू SR में हमें MS एंड SR की वैल्यूज पहले फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। हमें टोटल RM मतलब MR की वैल्यू पता है, MR इज इक्वल, यहां लिखता हूं, MR इज इक्वल टू 9, क्योंकि रेडियस ऑफ बिगर सर्कल हमें पहले से ही जो है 9 सेंटीमीटर। देन अब हमें छोटे सर्कल के, यहां देखो ट्रायंगल में, ट्रायंगल NSM में एंगल NSM क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पहले लिखता हूं NSM इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख लो, पाइथा थ्योरम शॉर्ट में लिखता हूं, आप फुल सेंटेंस लिखना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में NM हाइपोटेनियस बनेंगी। मतलब NM स्क्वायर और MN स्क्वायर, कुछ भी लिख दो सेम ही है, MN स्क्वायर इज इक्वल टू NS स्क्वायर प्लस MS स्क्वायर, NS स्क्वायर प्लस MS स्क्वायर। तो MN की वैल्यू पता है हमें, दैट इज 6.5 ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। NS की वैल्यू पता है, तो NS कहां है, यहां NS इज इक्वल टू 2.5 प्लस MS स्क्वायर। तो 6.5 उसका स्क्वायर एंड देन 2.5 इसका स्क्वायर। तो यहां कर देंगे कैलकुलेशन, तो बनेगा 42.25 माइनस 2.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6.25 इज इक्वल टू MS स्क्वायर। अगर MS स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ये सब्सट्रैक्शन कर दो, इसकी सब्सट्रैक्शन आ जाएगी 36 एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड MS निकलेगा हमारा 6। तो देखो MS तो मिल गया हमें, MS मिल गया 6, तो उसी से ही हम SR कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि MS प्लस SR इज इक्वल टू MR। उसका रीजन लिख दो, M डैश S डैश R, मतलब वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं। MS की वैल्यू मिल गई हमें 6 प्लस SR फाइंड आउट करना है एंड MR की वैल्यू 9। तो SR क्या आ जाएगा, 9 माइनस 6 दैट विल बी 3। अब हमारे पास MS भी है, SR भी है, तो हमें MS टू SR रेशियो फाइंड आउट करना था, जो कि क्या आ जाएगा, देखो MS इज टू SR इज इक्वल टू क्या बनेगा, 6:3। इसको ही सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2:1। ये बनेगा रेशियो हमारा MS टू SR। नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक भी कर दो एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट एज टिक कर लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, इन एडजॉइनिंग फिगर सर्कल विद सेंटर X एंड Y टचेस ईच अदर एट पॉइंट Z। X एंड Y ये दो सेंटर्स होने वाले सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कहां टच कर रहे हैं, एट पॉइंट Z पे। देन आगे क्या दिया है, पासिंग थ्रू Z इंटरसेप्ट्स द सर्कल एट पॉइंट A एंड B।
उन दोनों सर्कल्स में से कॉमन सेकेंड पास हो रही है एंड इंटरसेप्ट कहां कर रही है दोनों सर्कल को, पॉइंट ए एंड बी की तरफ। देन प्रूव दैट रेडियस एक्स ए एंड रेडियस वाई बी आर पैरेलल। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द प्रूफ। तो हमें क्या करना है, सिर्फ यहां फिल इन द ब्लैंक्स की जगह हमें आंसर लिख देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लो इसको। तो कंस्ट्रक्शन, पहली लाइन क्या है गिवन, उन्होंने क्या दिया है, कंस्ट्रक्शन करना है। हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ सेगमेंट एक्स वाई, क्या किया, एक्स जेड है, सॉरी यहां एक्स जेड एंड वाई जेड, ये हमें ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि एक्स ए एंड एक्स जेड, सिमिलरली दिस ट्राइंगल के लिए वाई जेड एंड वाई बी रेडियस बन जाएगी। तो देखो आगे प्रूफ, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल पॉइंट एक्स जेड वाई आर क्या बन जाएंगे, एक्स जेड वाई कोलिनियर पॉइंट। यहां क्या लिखना पड़ेगा, कोलिनियर पॉइंट्स। देन अगेन एंगल एक्स जेड ए, यहां देखो ऑपोजिट एंगल्स हमें शो करना है। तो एंगल एक्स जेड ए का ऑपोजिट एंगल क्या बनेगा, एक्स जेड ए का ऑपोजिट एंगल बनेगा वाई जेड बी। तो यहां लिखना पड़ेगा एंगल वाई जेड बी, एंगल एक्स जेड ए का ऑपोजिट एंगल वाई जेड बी। यहां लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स। लेट एंगल एक्स जेड ए इज इक्वल टू एंगल बी जेड वाई इज इक्वल टू ए। एंगल एक्स जेड ए इज इक्वल टू बी जेड वाई इज इक्वल टू ए, उन्होंने ही गिवन दिया है टेक्स्ट बुक में। देन आगे क्या दिया, नाउ सेग एक्स जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स, सॉरी एक मिनट चेक करता हूं, एक्स ए है यहाँ, एक्स ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स जेड। तो सेग एक्स ए एंड एक्स जेड, तो देखो इस सर्कल के लिए एक्स ए एंड एक्स जेड हमारी क्या बन जाएगी, रेडियस। तो सेग एक्स ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स जेड, यहां रीजन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, यहां लिखना पड़ेगा रेडियाई ऑफ सर्कल। देन एक्स ए जेड इज इक्वल टू एंगल एक्स ए जेड इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, एक्स जेड ए, क्योंकि ये दोनों रेडियस से बन रहे हैं तो ये ट्राइंगल बनेगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एंगल एक्स ए जेड इज इक्वल टू एंगल एक्स जेड ए, उसका रीजन क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। देन सिमिलरली इस ट्राइंगल के लिए देखेंगे, सर्कल के लिए, तो सेग वाई बी इज इक्वल टू सेग वाई जेड, यहां लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में सेग वाई जेड, उसका रीजन भी लिखना पड़ेगा, रेडियाई ऑफ सर्कल। रेडियाई ऑफ सर्कल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे से। तो वाई बी एंड वाई जेड इक्वल हो गए, तो एंगल बी जेड वाई इज इक्वल टू एंगल बी जेड वाई इज इक्वल टू वाई बी जेड, क्योंकि क्या हो जाएगा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एंगल बी जेड वाई इज इक्वल टू वाई बी जेड, एंगल वाई बी जेड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। देन इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, एक्स ए जेड, हमारा एंगल एक्स ए जेड इज इक्वल टू वाई बी जेड, एंगल वाई बी जेड। तो देखो हमने पहले ही इक्वेशन 1, 2 एंड 3 में ये तीनों के नोटेशन क्या दिए थे, ए से डिनोट किया था। एंड देखो एक्स ए जेड इज इक्वल टू ए हो रहा है, मतलब वाई बी जेड इज इक्वल टू ए, मतलब मैं एक्स ए जेड इज इक्वल टू एंगल वाई बी जेड शो कर सकता हूं। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो हमारी रेडियस एक्स ए एंड रेडियस वाई बी विल बी पैरेलल। उसका थ्योरम क्या आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। उसके कॉन्वर्स से ही हमने ये दोनों लाइंस पैरेलल दिखाई। तो इसका रीजन लिखो, अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन, अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। नोट डाउन कर लो। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, इन फिगर सर्कल विथ सेंटर एक्स एंड वाई टचेस ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट जेड। तो दो सर्कल्स इंटरनली एक दूसरे से टच कर रहे हैं, उनके सेंटर्स क्या है, एक्स एंड वाई।
कहां टच कर रहे हैं इंटरनली, एट पॉइंट जेड पे। देन सेक बी जेड इज अ कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, ये टोटल बी जेड जो है वो बिगर सर्कल की कॉर्ड है। देन एंड इट इंटरसेक्ट्स द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट ए, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है स्मॉलर सर्कल को एट पॉइंट ए पे। तो प्रूव क्या करना है हमें, ए एक्स इज पैरेलल टू बी वाई। तो देखो सिंपल आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, क्या करना है, जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है वही आपको बनाना है। तो करेंगे ड्रॉ वाई जेड। तो वाई जेड सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद आपके पास दो ट्रायंगल मिलेंगे, ट्रायंगल वाई बी जेड एंड ट्रायंगल एक्स ए जेड। तो पहले तो इन ट्रायंगल वाई बी जेड के लिए देखते हैं, इन ट्रायंगल वाई बी जेड। देखो वाई बी जेड सिर्फ अब बिगर ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, तो वाई बी इज इक्वल टू वाई जेड हो जाएगा, क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल। तो लिखते हैं सेग वाई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग वाई जेड। रीजन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल। देन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हमारे एंगल्स वाई बी जेड एंड एंगल बी जेड वाई ये क्या बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्यों, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो वो भी लिखेंगे, एंगल वाई बी जेड विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई जेड बी। तो देखो इसका रीजन हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अगर वाई जेड बी है, वाई जेड बी, उसको मैं वाई जेड ए भी लिख सकता हूं, क्योंकि जेड ए बी तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। मतलब यहां लिखूंगा वाई बी जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई जेड ए। तो इसको लिखो z डैश a डैश b, मतलब तीनों लाइन एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब बड़े ट्रायंगल के लिए हो गया, देन छोटा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे एंड छोटा सर्कल के लिए। तो सर्कल विद सेंटर x, यहां कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल एक्स ए जेड। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल एक्स ए जेड, एक्स ए जेड के लिए। तो एक्स ए जेड में रेडियस कौन सी बनेगी, एक्स ए एंड एक्स जेड, तो वो दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो सेग एक्स ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग एक्स जेड। उसका रीजन क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल। स्मॉल सर्कल को कंसिडर करो, सिर्फ रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखो एक्स ए एंड एक्स जेड कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हमारे एंगल एक्स ए जेड एंड एंगल एक्स जेड ए ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम जो कि हमने प्रीवियस ट्रायंगल के लिए कंसिडर किया था। तो एंगल एक्स जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स जेड ए। देखो एक्स जेड ए एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, और एक वाई जेड ए भी लिख सकता हूं, क्योंकि एक्स वाई एंड जेड ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। मतलब एंगल एक्स ए जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई जेड ए। रीजन क्या हो जाएगा, जेड एक्स एंड वाई लाई ऑन अ सेम लाइन। तो देखो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो एंगल एक्स जेड ए यहां भी है, एंगल एक्स जेड ए यहां भी है, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे। मतलब हमारे एंगल वाई बी जेड एंड एंगल एक्स ए जेड एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। तो लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एंगल वाई बी जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स ए जेड, तो देखो ये ट्रायंगल एंड ये एंगल एंड ये एंगल, मतलब वाई बी जेड एंड एक्स ए जेड ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2। मतलब अगर वो दो एंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हमारी लाइन ए एक्स एंड लाइन बी वाई एक दूसरे से
पैरेलल हो जाएगी। उसका रीजन क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। तो लिखो सेग AX पैरेलल टू सेग BY, सेग BY। उसका रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ पैरेलल लाइन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ पैरेलल लाइन। तो इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। तो लेक्चर वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।